हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अमित एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को क्लास 10th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का अपना सेशन 2। तो भाई सेशन 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और सेशन 1 में हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ द सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस भी सीखा हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने सेक्टर्स के बारे में बात किया था। तो आज के सेशन को अपन सेक्टर से स्टार्ट करेंगे। एक बार सेक्टर को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में। लेकिन आज के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, अभी नवंबर का महीना आ चुका है, अपने पास में अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम को फेस करने में। तो अपना अभी जो एजेंडा ये रहेगा कि नवंबर और दिसंबर के महीने में अपन हर एक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेकर आएंगे, जहां तुम्हें एक बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पढ़ाया जाएगा और एक अच्छे लेवल तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके बाद जब ये 2 महीने में अपना कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो जनवरी के महीने में अपन हर एक चैप्टर से एसोसिएटेड रिविजन्स करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का सेशन अपन जनवरी के टाइम पर लेकर आएंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर के लिए अपन एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे, जहां पर तुम एक स्क्रैच से कॉन्सेप्ट्स को समझो और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, उनके क्वेश्चंस करते हुए एक अच्छे वे में तुम अपने आप को बोर्ड के लिए रेडी कर पाओ। तो जिन भी बच्चों का अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन हुआ नहीं है, भाई तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों की स्थिति एक जैसी ही है अभी। अपने अंदर पेशेंस रखो, बट अभी कुछ डिसिप्लिन में आ जाओ और डिसिप्लिन वे में इन सारे सेशंस को फॉलो करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करो। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सेशन 1। तो आज के सेशन को अपन सेक्टर से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सेक्टर होता क्या था। तो सेक्टर एक ऐसा रीजन है जो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का रीजन है सेक्टर। तो देखो, यहाँ पर अपने पास में ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है। अब अपन 2 पॉइंट्स A और B सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में ले लेते हैं। अब बताओ सेक्टर होगा क्या। तो सेक्टर है क्या भाई, 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होगा इसे अपन सेक्टर कहेंगे। तो ये है क्या, ये एक सेक्टर है। क्लियर है। अगर ये सेक्टर है तो ये क्या है, ये भी सेक्टर है, क्योंकि ये भी देखो 2 रेडियस और आर्क से मिलकर बन रहा है। तो भाई ये भी क्या है, ये भी अपना सेक्टर है। अभी बताओ, ये जो सेक्टर है ये माइनर आर्क से मिलकर बन रहा है, तो ये क्या है, इसको अपन माइनर सेक्टर कहेंगे। और ये सेक्टर मेजर आर्क से बन रहा है, तो इसे अपन मेजर सेक्टर कहेंगे। ये बात क्लियर है सभी को। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर करें तो मेरे को मिलेगा क्या। देखो डायग्राम को देखकर बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये होगा किसके इक्वल, ये होगा एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर। ये बात सभी को क्लियर है, बेसिक मैथमेटिक्स है। देखो ना, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिया को अगर अपन ऐड करें तो एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। सही है। अब दूसरी फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये जो सेक्टर है ये किससे मिलकर बना है, रेडियस और आर्क से। क्लियर है। ये वाला जो आर्क है अपना, ये वाला जो आर्क है इसे अपन माइनर आर्क कहते हैं। तो तुम एक बात बताओ, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सेक्टर प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ऑफ अ सेक्टर। तो किसी भी सेक्टर के, तो अपन कर क्या रहे हैं, माइनर सेक्टर के आर्क के लेंथ को और मेजर सेक्टर के आर्क के लेंथ को अगर ऐड करें तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये बात भी क्लियर है और ये चीज विजिबल भी है यहां से। अब तुम मेरे को तीसरी चीज बताओ,
एरिया ऑफ द सेक्टर के बारे में। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होगा क्या भाई? तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है एंगल ऑफ द सेक्टर। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वो क्या? हाफ इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब क्या? लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब क्या कि जो सेक्टर है वो जिस आर्क से मिलकर बना है उस आर्क का लेंथ इंटू रेडियस। ठीक है, इसके बाद और हम लोगों ने देखा था लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क। अभी लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था? एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई है, यही था अपना लेंथ ऑफ द आर्क। तो आज के सेशन में अपन जो भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उसमें मुख्य रूप से यही 4 कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे एप्लीकेबल होंगे। तो भाई ये चारों पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो अब एक बात बताओ तुम मेरे को, अगर अपन इस वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। तो थीटा है क्या भाई? ये थीटा को क्या कहेंगे अपन? ये जो माइनर सेक्टर है उसका एंगल ऑफ द सेक्टर, ये थीटा क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर का एंगल ऑफ द सेक्टर। तो तुम एक बात बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अपन क्या लिखेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब यही अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, तो मेजर सेक्टर का एरिया बताना। तो मेजर सेक्टर के एरिया के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए मेरे को? एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर। और भाई एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर होगा क्या? एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर ये वाला एंगल होगा। एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर अपने को पता है एक पॉइंट के अक्रॉस 360 डिग्री होता है। तो अगर इस 360 डिग्री में ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 360 माइनस थीटा। क्लियर है ये बात? तो एंगल ऑफ द सेक्टर, मेजर सेक्टर में एंगल ऑफ द सेक्टर क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर के लिए अपन क्या लिखेंगे? यही 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, तुम इन दोनों फॉर्मूलेस को ऐड करो और देखो क्या तुम्हें पाई आर स्क्वायर मिलता है या नहीं मिलता है। ये बात भी क्लियर है। अब चलो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले तुम एक चीज और बताओ कि भाई एरिया ऑफ द, यहां से देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर डिपेंड किस चीज पे करता है? एरिया ऑफ द सेक्टर डिपेंड किस चीज पर करता है? तो एरिया ऑफ द सेक्टर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ द सेक्टर पे और किस चीज के ऊपर? रेडियस के ऊपर, क्योंकि यही दो चीज है जो वेरिएबल है यहाँ पर। बाकी देखो 360 डिग्री फिक्स ही है वैल्यू, पाई की वैल्यू फिक्स ही है, तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या? एंगल ऑफ द सेक्टर एंड रेडियस। तो एंगल ऑफ द सेक्टर डिपेंड किस पर करता है? एंगल सेक्टर के एंगल के ऊपर और रेडियस के ऊपर। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? और डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द आर्क के ऊपर। अगर इस वाले फॉर्मूले की तुम बात करो तो एंगल ऑफ द सेक्टर किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द आर्क के ऊपर और रेडियस के ऊपर। ये बात भी क्लियर हो रही है। तो अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को करने से पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। और क्वेश्चन को समझना कैसे भाई? लाइन बाय लाइन, एक बार में अपन यहां से स्टार्ट कर यहां तक नहीं पढ़ लेंगे। हम लोग सबसे पहले एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके मतलब को समझेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके मतलब को समझेंगे। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को समझते चलना है। तो चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन में। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। बात किस चीज की हो रही है? क्वेश्चन में गिवन है सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो भाई एक सेक्टर ड्रॉ कर लो। तो ये अपना एक सेक्टर हो गया। इस सेक्टर का कोई एक नाम दे दो, ओ ए बी। और क्या दे रहा है? इस सेक्टर का रेडियस क्या है? 21 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है? एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। तो एंगल ऑफ द सेक्टर भी मेरे को दे दिया 150 डिग्री।
फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ द सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ 150, तो 150 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 21 इंटू 21। अब चूंकि ये एरिया है इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे जरूरी चीज तो भाई फिगर है, फिगर अपने को बनाना ही बनाना है, और दूसरी चीज यूनिट्स का ध्यान रखना है। क्लियर है। अब मेरे को चाहिए क्या, लेंथ ऑफ द सेक्टर, तो एल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ द सेक्टर को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अभी देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी 150 अपॉन 360 इंटू 2 और रेडियस की वैल्यू 21 और यूनिट क्या होगी भाई, चूंकि लेंथ है तो यूनिट सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है जो तुम आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। फिर से बात किस चीज के बारे में हो रही है, सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर गिवन क्या है, रेडियस 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। अब यहाँ सेंट्रल एंगल का मतलब क्या हुआ, तो देखो जब कभी भी सेक्टर की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, सेक्टर की, रेडियस गिवन है, सेंट्रल एंगल का मतलब होगा क्या, तुम खुद से सोचो। तो इस सेंट्रल एंगल का मतलब भी यही होगा कि एंगल ऑफ द सेक्टर के बारे में ही बात कर रही है, बात किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल एंगल भी मतलब क्या हो गया, देखो इसमें ये क्या है, यही सेंट्रल एंगल है, दो रेडियस के बीच का एंगल, तो ये एंगल भी तुम्हें 45 डिग्री गिवन है। निकालना क्या है तुम्हें, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ दम है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, एंगल ऑफ द सेक्टर तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई और रेडियस का स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर और यूनिट क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पीपीटी में लेने का मतलब बस इतना था कि तुम्हें इस सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एंगल ऑफ द सेक्टर को ही अपन डिफरेंट नेम से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को एंगल ऑफ द सेक्टर ना लिखकर इन्होंने सेंट्रल एंगल के बारे में तुम्हें दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से डायग्राम बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सभी बच्चों को कोशिश करना है कि वो हर एक क्वेश्चन में डायग्राम करते चले। ठीक है, रेडियस कितना है भाई सेक्टर का 6 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है तुम्हें, एरिया इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। मेरे को निकालना क्या है, ये जो आर्क है इस आर्क के लेंथ को निकालना है। अब इस आर्क के लेंथ को तुम कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें एरिया गिवन हो तो सबसे पहले एरिया की बात कर लो। तो एरिया के लिए अपन को एक फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस। अब देखो यहां से मेरे को एरिया भी पता है, आर भी पता है, तो क्या तुम एल नहीं निकाल सकते, एल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो एरिया कितना है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज हाफ एल और आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से तुम एल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो ये बात भी क्लियर है यहाँ से पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। क्वेश्चन बड़ा है, करना क्या है, लाइन बाई लाइन पढ़ते चलो और समझते चलो। क्या कह रहा है, अ कार हैज टू वाइपर्स, मतलब दो वाइपर्स हैं और ये दोनों ही वाइपर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर का जो ब्लेड है उसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ये जो सफाई कर रहा है वाइपर, ये कितने एंगल से कर रहा है, 115 डिग्री से। तो आ जाओ एक बार डायग्राम देख लें। तो ये क्या है भाई, ये अपना एक विंड शील्ड है, विंड शील्ड के ऊपर में दो वाइपर्स हैं, एक वाइपर ये रहा और इस वाइपर का लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर और ये जिस एंगल से साफ कर रहा है वो एंगल कितना है 115 डिग्री। तो ये निकल कर आ गया 115 डिग्री। इसी तरीके का एक और वाइपर है अपने पास,
और ये भी 115 डिग्री है और ये 25 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, क्लियर है ये बात? तो तुम सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जो क्लीन्ड एरिया बन रहा है, ये जो क्लीन्ड एरिया बन रहा है, ये कैसा फिगर है, ये क्या बनता हुआ दिख रहा है? तो हर एक बच्चे को तो भाई क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है अपने को, ये सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है, ये क्या है, सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया क्लीन्ड है, इसका मतलब क्या, अपने को एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। मेरे से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये जो क्लीन्ड एरिया है उसको निकालने को पूछ रहा है। तो ये जो एरिया क्लीन्ड होगा वो तुम कैसे निकालोगे, तुम सिंपली इस सेक्टर के एरिया को निकाल लोगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर होता क्या है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम यहां पर मेरे को एक बात बताओ, एरिया ऑफ द सेक्टर डिपेंड किन दो चीजों पर कर रहा है? तो एरिया ऑफ द सेक्टर एक तो एंगल ऑफ द सेक्टर पे डिपेंड करता है और एक रेडियस ऑफ द सेक्टर पे डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक एंगल ऑफ द सेक्टर और एक रेडियस ऑफ द सेक्टर। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन कह लें कि ये सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 2 है, ठीक है, तो क्या सेक्टर 1 का एरिया और सेक्टर 2 का एरिया सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो देख लो यहाँ पे दोनों ही सेक्टर का रेडियस सेम है, इस ब्लेड का भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों ही सेक्टर का रेडियस सेम है और दोनों ही सेक्टर का एंगल भी सेम है। इसका मतलब क्या, इन दोनों ही सेक्टर का एरिया भी सेम होगा। ये बात क्लियर है? अपने को क्या निकालना था भाई, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस क्लीन्ड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2, और इसी चीज को अपन ये लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर 1, क्योंकि सेक्टर 1 का एरिया और सेक्टर 2 का एरिया सेम है। तो बता दो, किसी भी एक सेक्टर का एरिया बता दो। तो थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में है क्या, सिर्फ एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बस अपने को समझ जाना है, बाकी और भी ज्यादा कुछ है नहीं। यहां से सीखने लायक बात एक ये थी कि एरिया ऑफ द सेक्टर सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक एंगल ऑफ द सेक्टर और एक रेडियस ऑफ द सेक्टर। अगर किसी भी दो सेक्टर्स के एंगल और रेडियस सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा। अब आगे आ जाओ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक बच्चा वीडियो को पॉज करे और एक बार अटेम्प्ट करे इस क्वेश्चन को खुद से, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो आज आप देखते हैं, इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी दिख रहा होगा तुम्हें, और ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी, ए सी एंड बी सी एज डायमीटर। ये जो साइड ए बी है, इसको अगर अपन डायमीटर मान लें तो देखो इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर ए सी जो इसका साइड है ट्रायंगल का, अगर इसको अपन डायमीटर मान लें तो इसके ऊपर भी देखो एक सेमी सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। सेमी सर्कल कौन सा है, ये एक सेमी सर्कल, ए बी साइड को अगर डायमीटर मान लें तो ये एक सेमी सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। इस ट्रायंगल के एसी साइड को अगर अपन डायमीटर मान लें तो ये एक सेमी सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, और ए बीसी साइड को अगर डायमीटर मान लें तो ये एक सेमी सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? अपने को निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताओ तुम कैसे निकालोगे। तो देखो यहां पर ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ठीक है, इस ब्लू वाले पोर्शन में से अगर अपन इस रेड वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर ले, इस ब्लू वाले पोर्शन में से अगर अपन इस रेड वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या मेरे को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा? अग्री या नॉट अग्री? देख लो एक बार ध्यान से, अगर इस ब्लू वाले पोर्शन में से इस रेड वाले पोर्शन को काट के हटा ले तो मेरे को क्या मिलेगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा।
सभी बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम मेरे को बताओ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा क्या? तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन माइनस एरिया ऑफ रेड पोर्शन। क्लियर है भाई सभी को कि ब्लू पोर्शन में से, इस पूरे ब्लू पोर्शन में से इस रेड पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरे को शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि भाई मेरे पास तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, तो मेरे पास में ब्लू है, रेड है, तुम एग्जाम में कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करोगे? तो एग्जाम में भी तुम आराम से ब्लैक पेन, ब्लू पेन को यूज करके इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन अपन कैसे लिखेंगे? इस ब्लू पोर्शन का अगर तुम्हें एरिया निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो ये रेड वाली चीज को अपन हटा लें। बताओ इस ब्लू वाली पोर्शन का एरिया अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे? तो ब्लू पोर्शन के एरिया को अपन ये लिख सकते हैं ना, इस वाली सेमी सर्कल का एरिया प्लस इस वाली सेमी सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये बात क्लियर है? इस वाले सेमी सर्कल का एरिया प्लस इस वाले सेमी सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर अपन ऐड कर लें तो इस कंप्लीट ब्लू पोर्शन का एरिया अपने को मिल जाएगा। तो देख लो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल with AB as diameter, with AB as diameter plus area of semicircle with AC as diameter, with AC as diameter plus area of triangle ABC। ये बात क्लियर है? एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन इस वाले सेमी सर्कल, इस वाले सेमी सर्कल और ट्रायंगल एबीसी के एरिया को ऐड करके मिल जाएगा अपने को। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें से? अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ द रेड पोर्शन। रेड पोर्शन था क्या? रेड पोर्शन था ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन है क्या भाई? तो ये वाला पोर्शन है अपना एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ, ये क्या है? रेड वाला पोर्शन एक सेमी सर्कल है और इसका डायमीटर क्या है? BC, विथ BC एस डायमीटर। अगर तुम्हें ये बात क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बाकी कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। अब देख लो, अब बताना मेरे को एरिया ऑफ द सेमी सर्कल होता क्या है भाई? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विथ AB एस डायमीटर को अपन क्या लिखे? पाई बाई 2 को कॉमन हटा लो। रेडियस, तो अगर AB डायमीटर है, अगर AB डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा? AB बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना तो लिखना आना चाहिए। प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ AC एस डायमीटर, तो इसमें भी अपन क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ AB इंटू AC, और तो कुछ है नहीं। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है मेरे को? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विथ BC एस डायमीटर, तो ये भी क्या होगा? पाई बाई 2 इंटू BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अभी इसी चीज को सॉल्व करना है। अब देखो तुम सॉल्व कैसे करोगे। अब यहां पर AB की वैल्यू पता है तुम्हें 3 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर। अब BC की वैल्यू तुम्हें निकालनी होगी, तो BC की वैल्यू तुम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हो। तो BC की वैल्यू होगी क्या भाई? तो BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी AB की वैल्यू 3 स्क्वायर, AC की वैल्यू 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 25। तो BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास सारी ही वैल्यूज तुम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर
तुम थोड़ा सा और पेशेंस रखो तो इस क्वेश्चन में थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं। तो देख लो यहां पर ये π/2 इंटू 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। क्या इन तीनों ही एक्सप्रेशन से अपन π/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अब क्या बचेगा मेरे पास? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और इधर से बचेगा माइनस BC स्क्वायर। और क्या बच जाएगा भाई मेरे पास? ये वाला टर्म जो है वो बच जाएगा। तो ये वाले टर्म को अपन लिख सकते हैं हाफ AB इंटू AC। अभी बताओ, ये वाला एक्सप्रेशन सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताना AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यहां से देख के बताना इसकी वैल्यू होगी क्या? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर जैसे ही इधर हो जाएगा, क्या इसकी वैल्यू अपन माइनस BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू जैसे ही जीरो होगी, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही अपना क्या हो गया? जीरो हो गया। बचा क्या अपने पास? बचा अपने पास हाफ AB इंटू AC। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ये 2 से 4, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, समझने के लिए अपने को इतना टाइम लगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस अपने को ये शेडेड पोर्शन का एरिया लिखना आना चाहिए। जैसे ही हम लोगों ने लिख लिया, ये कैलकुलेशंस में भी बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बस ट्रिकी कैलकुलेशन था, इसलिए क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसे तुम्हारे से 2-3 मिनट का समय ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इसको में आगे बढ़ोगे तो यहां से तुम्हारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन बहुत छोटा और आसान हो जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्या? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन होता है, ऐसे सर्कल्स को अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो यहां पर देखो AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली, ये देखो ये AB और CD ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के क्या है? आर्क है। तो ठीक है भैया, CD और AB क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के आर्क हैं, और इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है वो O है। 20 और इनका रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सेंटर O है। एंगल AOB इज 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये जो ब्लू से तुम्हें शेडेड रीजन दिख रहा है, उसका एरिया निकालना है। अब मेरे को ये बात कहने की जरूरत तो नहीं है कि ये फिगर दिख कैसा रहा है, सभी को क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। तो तुम मेरे को ये बताओ, ये जो शेडेड पोर्शन है इसके एरिया को तुम कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे लिखोगे, बस ये बताओ। तो इस वाले शेडेड पोर्शन के एरिया को अपन कैसे लिखेंगे? तो अगर अपन ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है, इसे सेक्टर 1 कह ले, और ये वाला जो सेक्टर है इसे सेक्टर 2 कह ले। इसे क्या कह ले? इसे सेक्टर 2 कह ले। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन होगा क्या भाई? एरिया ऑफ सेक्टर 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1, यही होगा। क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब एरिया ऑफ द सेक्टर होता क्या था? एरिया ऑफ द सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर 2 का एरिया क्या होगा? तो यहां पर रेडियस क्या है भाई? आर, OB का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, और छोटे वाले सेक्टर का एरिया क्या है? आर, OC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू दोनों ही सेक्टर के लिए क्या है? कॉमन है, और उसकी वैल्यू है क्या? 30 डिग्री। तो अभी तुम मेरे को ये बताओ, क्या इन दोनों ही एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है? तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई मेरे को कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? अब अंदर बच जाएगा रेडियस OB का होल स्क्वायर माइनस रेडियस OC का होल स्क्वायर।
अब वैल्यूज को पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर ओ बी मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। क्लियर है? तो अब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्या बचा? कैलकुलेशन बचा। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इस कैलकुलेशन को तुम कैसे करोगे? तुम इसको स्क्वायर की वैल्यू को निकालोगे, माइनस करोगे, उसके बाद इस कैलकुलेशन को करोगे। तो यहाँ पे अपने को अप्लाइड मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है। कैसे? देखो यहाँ पे 30 अपॉन 360 ये बेसिक मैथमेटिक्स है, अपने को इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। ये यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्वेश्चन के साथ साथ अपने को इन कॉन्सेप्ट्स को समझते चलना है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या होगा? 21 माइनस 7 इज 14 और 21 प्लस 7 इज 28। अब बताओ इस कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं बचा, तुम आराम से कैंसिल आउट करो। और अब सिंपली अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करके क्वेश्चन को खत्म करो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. तो क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन है, बहुत कुछ लिखा है, अपने को बस ये समझना है कि एक ब्रूच है और फिगर गिवन है। ये क्या है भाई? ये एक ब्रूच है और इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये एक ब्रूच है। अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। अब ये जो ब्रूच है इसे अपन ने सिल्वर वायर से बनाया, ठीक है? तो सिल्वर वायर विद मेड विद सिल्वर वायर, और इस जो ये जो ब्रूच है उसका डायमीटर तुम्हें गिवन है 35 mm। तो भाई ये ब्रूच है एक, इस ब्रूच को अपन ने सिल्वर वायर से बनाया और ये जो ब्रूच है इसका डायमीटर है 35 mm। अब सिल्वर वायर जो है इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखो ये क्या है? ये डायमीटर है। ऐसे ऐसे 5 डायमीटर्स को बनाने में सिल्वर वायर्स का यूज और भी हुआ है। तो सबसे पहली बात अपन ये समझते हैं कि सिल्वर वायर्स को कहां कहां लगा है अपना। तो सिल्वर वायर सबसे पहले तो इस ब्रूच को बनाने में लगा, तो ये ब्रूच को बनाने में सिल्वर वायर लगा। और सिल्वर वायर कहां लगा? इन डायमीटर्स को बनाने में लगा, ये जो डायमीटर्स हैं उनको बनाने में लगा। और ऐसे कितने डायमीटर्स हैं? ऐसे 5 डायमीटर्स हैं। अब मेरे को निकालना क्या है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। तो तुम सबसे पहले तो ये बताओ कि सिल्वर वायर यूज कहां कहां हुआ। सिल्वर वायर यूज कहां कहां हुआ? तो सिल्वर वायर सबसे पहले तो भाई सर्कल बनाने में यूज हुआ, सर्कल बनाने में यूज हुआ, प्लस 5 डायमीटर्स बनाने में यूज हुआ, यहीं पर सिल्वर वायर यूज हुआ। अभी सर्कल बनाने में यूज हुआ, इसका मतलब क्या कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को बनाने में ये सिल्वर वायर यूज हुआ है। देखो ना, ये जो रेड वाला जो पोर्शन है इसे तुम कहोगे क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहोगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा क्या? 2 पाई आर और 5 डायमीटर को बनाने में। तो अभी आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू, डायमीटर अपने को गिवन है 35 mm, तो 35 mm अपॉन 2 प्लस 5 टाइम्स डायमीटर, और एक डायमीटर की वैल्यू है 35 mm। तो इस चीज को तुम कैलकुलेट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई इतना mm का अपना सिल्वर वायर यूज हुआ। ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अभी देखो ये अपने को सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है ब्रूच में। ये क्या है? ये देखो, ये ब्रूच में ऐसे ऐसे सेक्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं। अभी कितने सेक्टर्स ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं तुम्हें ब्रूच में? तो देख लो, क्वेश्चन में ही गिवन है कि द डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर्स ये तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल ऑफ द सेक्टर, ये जो ऐसे ऐसे जो 10 सेक्टर्स बन रहे हैं इनमें एंगल ऑफ द सेक्टर तुम मेरे को बता सकते हो कितना होगा? तो भाई इस सेंटर के अलोंग, इस सेक्टर के अलोंग कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। इस सेंटर के अलोंग 360 डिग्री होता है। और ये 10 इक्वल सेक्टर्स में बांट दे रहा है, तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? एक सेक्टर का एंगल निकल कर आएगा 36 डिग्री।
तो ये जो सेक्टर है इसका एंगल क्या होगा, 36 डिग्री होगा। ठीक है, तो मेरे को चाहिए क्या, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का मतलब क्या, इस वाले एक सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 35 mm अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये बात भी क्लियर है। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को अपने को समझ लेना है। और ये कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर इस कंप्लीट सर्कल को अपन 10 इक्वल सेक्टर्स में बांट लें तो एक सेक्टर का एंगल क्या होगा, तो 360 डिग्री को तुम 10 से डिवाइड कर लो, 36 डिग्री निकल कर आता है। तो एक सेक्टर का एंगल क्या होगा भाई, 360 डिग्री। तुम्हें जैसे ही एंगल ऑफ द सेक्टर पता लग जाएगा, रेडियस तुम्हें पहले से पता है, तुम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस अपने को 5 सेंटीमीटर गिवन है। AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5√3 सेंटीमीटर। AB जो कॉर्ड है अपना, इसकी लेंथ है 5√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। अभी ये जो सेक्टर है इसका एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, अभी एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए अपन क्या जानते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर हाफ लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस। यही दो फॉर्मूलेज हैं अपने पास में एंगल ऑफ द सेक्टर निकालने को। रेडियस तो मेरे को पता है, लेकिन क्या थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, क्या थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, तो अपने को थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है। अगर इस फॉर्मूले को नहीं, तुम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना चाहो, तो क्या तुम्हें लेंथ ऑफ द आर्क पता है, तो यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क भी मेरे को नहीं पता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क भी नहीं पता है, तो मेरे को एक चीज तो क्लियर हो रही है कि भैया सबसे पहले मेरे को थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी ही होगी। अगर अपन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो ये क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द आर्क निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताओ, ये जो एंगल थीटा है, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, इसे तुम निकालोगे कैसे, तो तुम एंगल निकालते कहां थे, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो तुम्हें याद होगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया करते थे। और ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हें ये चीज बिल्कुल ध्यान में होगी कि तुम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स निकाला करते थे। और भाई ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट कहाँ होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां पर क्या तुम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, क्या तुम इस फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपन सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। क्या करें, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, कहां, कॉर्ड के ऊपर। तो सेंटर से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस सर्कल के कॉर्ड के ऊपर और इसका नाम दे दिया L। ठीक है, सेंटर से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कहां, सर्कल के कॉर्ड के ऊपर। अब तुम अगर हमारे सर्कल चैप्टर का सेशन को देखे हो तो तुम्हें एक चीज पता होगा कि अगर हम लोग सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो अगर OL AB को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा तो अपन ये लिख सकते हैं ना, AL इज इक्वल्स टू LB। AL इज इक्वल्स टू LB। तो AL की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, AL की वैल्यू निकल कर आएगी 5√3/2 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो सबसे पहले तुम लिख लो गिवन क्या है। तो गिवन है भाई OA की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू गिवन है 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, टू फाइंड, अपने को चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर AOP, यही चाहिए। क्या हम लोगों ने किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया है इस पे, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू
ए बी। हम लोगों ने OL को परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लिया ए बी के ऊपर। अब आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन क्या है भाई? तो सबसे पहले सिंस OL is perpendicular to AB, therefore AL is equals to LB, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5√3/2 सेंटीमीटर। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि इस ट्रायंगल में मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को मिल गया और इस ट्रायंगल के दो साइड्स मिल गए, क्या तुम इस एंगल थीटा को नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो तुम ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से पढ़ रखे हो तो तुम आसानी से थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर देखो, अपन सेपरेटली इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ये है O, ये पॉइंट है L, ये पॉइंट है A, ये एंगल है 90 डिग्री। अपने को ये वाला एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। OA की वैल्यू तुम्हें गिवन है 5 सेंटीमीटर, AL की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 5√3/2 सेंटीमीटर। मेरे को चाहिए क्या? थीटा चाहिए। अभी एक बात तो मेरे को पता है कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इसे अपन क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, जो बच गया सो बेस। तो मेरे को पता क्या क्या है? मेरे को पता है ये P और मेरे को पता है ये H। अब बताओ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P और H के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? तो साइन थीटा। साइन थीटा, तो यहां से अपन लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। P है क्या भाई? P है अपना AL और H क्या है? H है अपना OA। ठीक है, तो फिर साइन थीटा इक्वल्स टू AL की वैल्यू कितनी है? 5√3/2 और AL की वैल्यू OA की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये √3/2। ठीक, तो यहां से तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आ रही है √3/2। अब तो मेरे को ये बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती कब है? तो जब साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? साइन 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू √3/2। अब यहां से अगर तुम कंपेयर कर लो तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 60 डिग्री। अब जैसे ही ये एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकल कर आ गई, तुम एंगल ऑफ द सेक्टर बताना क्या होगा? तो एंगल ऑफ द सेक्टर क्या होगा भाई? अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ द सेक्टर क्या हो गया? एंगल ऑफ द सेक्टर हो गया 120 डिग्री। जैसे ही एंगल ऑफ द सेक्टर 120 हुआ तो तुम यहां से एरिया नहीं निकाल सकते? 120/360 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में था क्या? बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बस अपने को मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लगाना आना चाहिए। जैसे सर्कल के तुम्हें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से एंगल थीटा कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर तुम्हें ये दो प्रॉपर्टीज पता है तब जाकर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एक अच्छा वेटेज लेकर आएगा। तो अपने को मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसका लेंथ 15 मीटर का है। क्लियर? अब इस स्क्वायर फील्ड में अपन ने एक घोड़े को बांध रखा है एक रोप के जरिए, और रोप का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो ये वाला जो रोप है ये 5 मीटर का लेंथ है जिससे ये घोड़ा बंधा है। अपने को क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब बताओ, अगर ये घोड़ा इस पॉइंट से, अगर ये घोड़ा इस पॉइंट से एक रस्सी से बंधा है तो ये इस रस्सी के अलोंग ही ग्रेज कर पाएगा, मतलब ये घोड़ा इसी पोर्शन को ग्रेज कर पाएगा। क्लियर है? ये घोड़ा इसी पोर्शन को ग्रेज कर पाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये तुम्हें कैसा पोर्शन बनता हुआ दिख रहा है? इस पोर्शन को तुम पहचान पा रहे हो? ये कैसा फिगर है? तो क्लियर दिख रहा है मेरे को कि भाई ये एक
सेक्टर है। तो ये घोड़ा कितने एरिया कितने एरिया के घास को खा पाएगा, तो अपन एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा क्या, तो ए पॉइंट का एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ये क्या होगा, ये इस वाले सेक्टर का एरिया होगा। अब बताना सेक्टर के एरिया के लिए मेरे को चाहिए क्या, थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए, सिर्फ यही दो चीजें चाहिए। क्या थीटा पता है तुम्हें, इस सेक्टर के लिए थीटा पता है, तो थीटा पता है ये 90 डिग्री है। क्यों भाई, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। बात क्लियर है, तो भाई थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360। अब बताना इस सेक्टर का रेडियस तुम्हें पता है, तो रेडियस होगा क्या, इस वाली रस्सी का जो लेंथ होगा वही रेडियस होगा इस सेक्टर का। और रस्सी का लेंथ कितना गिवन है तुम्हें, 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी एरिया को ये घोड़ा खा पाएगा। ये बात भी क्लियर है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब इसने क्या किया कि 5 मीटर की जगह इस अब इसने क्या किया कि 5 मीटर की जगह इस रोप का लेंथ अगर 10 मीटर हो जाए तो क्या होगा, अगर 10 मीटर हो जाए, अगर 10 मीटर हो जाए, अगर 10 मीटर हो जाए तो भी क्या होगा, तो भी अपना इस वाले एरिया को ये घोड़ा खा पाएगा। तो ये भी एरिया क्या है, ये भी अपने को एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है, और इस सेक्टर के एरिया को भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले सेक्टर में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री ही होगी, बस यहाँ 5 की जगह तुम्हें 10 का स्क्वायर करना होगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं बट स्टिल बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तुम मेरे को एक बात बताओ, मान लो यहां पर हम लोगों ने मान लो यहां पर एक ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना हो, ए और ये ABCD हमारा एक स्क्वायर है जिसके साइड का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो ये ABCD क्या है भाई, ये एक स्क्वायर है। तुम्हें निकालना क्या है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब तुम बताओ इस शेडेड पोर्शन के एरिया को तुम निकालोगे कैसे, सोचो, वीडियो को पॉज करो और बताओ इस शेडेड पोर्शन के एरिया को तुम निकालोगे कैसे। तो फटाफट से एक बार देखते हैं। तो बताओ इस शेडेड पोर्शन के एरिया को तुम निकालोगे कैसे। तो भाई सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, ये जो पोर्शन है ये कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये कुछ पहचाना पहचाना तुम्हें लग रहा है, तो ये पहचाना हुआ लग रहा है। ये है क्या, ये जो ब्लू पोर्शन है वो क्या है, वो एक सेक्टर है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है पहचाना लग रहा है, ये एक सेक्टर है, ठीक है भाई। लेकिन एरिया ऑफ द सेक्टर निकाले तब भी तो अपना काम बन नहीं रहा है। अब बताओ अब नेक्स्ट क्या करोगे तुम। तो देखो इस ब्लू वाले पोर्शन में से, इस ब्लू वाले पोर्शन में से अपन इस ब्लू वाले पोर्शन में से, इस ब्लू वाले पोर्शन में से, तो देखो यहाँ पे अपने इस चीज को ऐसे लिखे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन माइनस इस ब्लू वाले पोर्शन में से अगर अपन इस रेड वाले पोर्शन के एरिया को माइनस कर लें, इस ब्लू वाले पोर्शन में से अगर अपन इस रेड वाले
पोर्शन को माइनस कर ले तो मेरे को मिलेगा क्या, तुम ये बताओ। तो मेरे को ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। और इस वाले एरिया को जैसे ही अपन ट्वाइस कर दे, जैसे ही अपन दुगना कर दे, तो क्या हो जाएगा, मेरे को ये वाला भी एरिया मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सिमेट्री है। तो अगर तुम्हारे पास ये ब्लू वाला पोर्शन का अगर एरिया मिल जाता है तो तुम उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये कंप्लीट शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन माइनस एरिया ऑफ रेड पोर्शन, और इसका अपन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ये बात क्लियर है। अब बताओ एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन है क्या, तो ये ब्लू पोर्शन है क्या, ये ब्लू पोर्शन है अपना सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये रेड वाला पोर्शन क्या है, ये रेड वाला पोर्शन क्या है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ एडी इंटू ए बी, यही होगा। अब बताओ यहां से थीटा, ये जो एंगल ऑफ द सेक्टर इसकी वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि भाई ये एक स्क्वायर है अपना, तो एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री। तो यहां से मेरे को थीटा की वैल्यू पता लग गई 90 डिग्री। रेडियस की वैल्यू तुम्हें पता है, रेडियस क्या है भाई, ये जो स्क्वायर है इसका साइड, तो ये 7। एडी और ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो तुम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर कैसे रहे हैं, इस बात को समझो। सबसे पहले तो मेरे को ये चीज फाइंड आउट करना है कि भाई अगर कोई भी शेडेड पोर्शन गिवन है तो सबसे पहले तो उसे ऐसे पोर्शंस में बांट लो जिन पोर्शंस को तुम पहचानते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को दिखा कि भाई एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने इस वाले पोर्शन को साइड आउट किया कि मेरे को एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। सेक्टर के बाद और क्या तुम कर सकते हो, तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा था। और अपन सेक्टर के एरिया को भी निकालना जानते हैं, ट्रायंगल के एरिया को भी निकालना जानते हैं। तो मेरे को ये लगा कि यार सेक्टर में से अगर इस वाले ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लें तो मेरे को इस शेडेड पोर्शन का आधा हिस्सा, आधे हिस्से का एरिया निकल जाएगा। तो जैसे ही आधे हिस्से का एरिया निकल जाएगा अपने को क्या करना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे शेडेड पोर्शन के एरिया को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग। ये क्या है, अपना ओलंपिक रिंग के जैसा बनता हुआ दिख रहा है। मेड बाई टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सर्कल्स बनते हुए तुम्हें दिख रहे हैं। ये पांचों ही सर्कल एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या है, इनका साइज एक जैसा है। सर्कल का साइज एक जैसा कब होगा, जब इनकी रेडियस इक्वल हो। इसका मतलब क्या है कि इन पांचों ही सर्कल का रेडियस इक्वल है और उनका रेडियस है कितना, 1 सेंटीमीटर। intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of 2 circles is also of length 1 centimeter। अब ये इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कॉर्ड बन रहा ना, यहाँ पे देखो ये जो कॉर्ड बन रहा है, ये जो दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इनका जो कॉमन कॉर्ड ए बी बन रहा है, इनका लेंथ कितना है, इनका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ये बात भी क्लियर है। द टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लिजिबल इज। अब अपने को ये जो डॉटेड पोर्शन है इनका एरिया निकालना है। तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले कितने डॉटेड पोर्शंस तुम्हें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को 4 डॉटेड पोर्शंस दिख रहे हैं। क्लियर, 4 डॉटेड पोर्शंस का एरिया निकालना है। अब चूंकि ये पांचों ही सर्कल्स क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या है, एक जैसे सर्कल्स है। तो अगर अपन एक वाले डॉटेड रीजन के एरिया को निकाल लें तो उसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करके अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी एक डॉटेड रीजन पे तुम फोकस करो। तो अपन इस वाले डॉटेड रीजन को फोकस करते हैं। तो देखो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। दोनों सर्कल को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट मान के चलना है। हालांकि मेरे से बना नहीं है बट स्टिल तुम्हें ये मानकर चलना है कि ये दोनों सर्कल का शेप सेम है बिल्कुल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल का सेंटर ओ डैश मान लो। अपने को कौन सा एरिया निकालना है, अपने को ये वाला एरिया निकालना है।
क्लियर? अभी बताओ तुम इस एरिया को कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तुम किसी एक सर्कल को फोकस करो और मेरे को ये बताओ कि क्या कुछ पहचाना हुआ तुम्हें दिख रहा है। तो चलो इस वाले सर्कल को फोकस करते हैं। पॉइंट ए को सेंटर से जोड़ते हैं, पॉइंट बी को सेंटर से जोड़ते हैं। अब बताओ ये वाला पोर्शन क्या तुम्हें पहचाना पहचाना नहीं लग रहा? ये वाला पोर्शन कुछ पहचाना पहचाना नहीं लग रहा? ये वाला पोर्शन कुछ पहचाना पहचाना नहीं लग रहा? बिल्कुल पहचाना लग रहा है। क्या है भाई? ये एक सेक्टर है। क्लियर? अब बताओ अब नेक्स्ट क्या करें? तो नेक्स्ट अपन जानते हैं कि भाई जब ओ ए ओ बी दो साइड से है तो तीसरी साइड को अपन ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ए और बी को कनेक्ट कर लीजिए। ए और बी को कनेक्ट कर लीजिए तो मेरे को यहां पे एक ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है। तो बताना अगर इस रेड वाले सेक्टर में से इस पिंक वाले ट्रायंगल को अपन ट्रायंगल के एरिया को अपन माइनस कर ले तो मेरे को मिलेगा क्या? इस शेडेड पोर्शन का आधा हिस्से का एरिया मिल जाएगा। अगर ये बात तुम्हें क्लियर हो रही है तो अब इस क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं। अपन ने क्या किया, मेरे को 4 शेडेड पोर्शन ऐसे दिख रहे हैं जिनका एरिया अपने को निकालना है। अब गिवन ये है कि जो पांचों ही सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन चारों ही शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किसी भी एक शेडेड पोर्शन के ऊपर में फोकस किया। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, उसमें इस वाले शेडेड पोर्शन के ऊपर में फोकस किया। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन में अपन करते क्या है, सिमिलर फिगर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका एरिया अपने को निकालना आता हो। तो यहाँ पर सेंटर से अपन ने ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को कनेक्ट कर लिया तो मेरे को दिखा एक सेक्टर बनता हुआ। ठीक है भाई, सेक्टर के साथ साथ एक ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखा। तो मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस सेक्टर के एरिया में से, लाल वाले सेक्टर के एरिया में से अगर अपन पिंक वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें तो मेरे को शेडेड पोर्शन के आधे हिस्से का एरिया निकल जाएगा। अब जैसे ही आधे पोर्शन का एरिया निकल जाएगा अपन 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस चीज को लिख के फ्री हो जाते हैं। तो यहां से लिखो एरिया ऑफ सिंगल शेडेड पोर्शन। अपन सिंगल शेडेड पोर्शन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, रेड पोर्शन का एरिया माइनस पिंक पोर्शन का एरिया। देखो तुम इस चीज को एग्जाम में भी आसानी से लिख सकते हो, आसानी से। बस यहाँ पे एरिया ऑफ रेड पोर्शन, एरिया ऑफ पिंक पोर्शन। तुम एग्जाम में भी इस तरीके से बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हारे पास में ब्लैक ब्लू पेन होने चाहिए। तुम इस चीज को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देना और इस वाले ट्रायंगल को ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर देना और तुम आराम से इन चीजों को लिख सकते हो। अब बताओ एरिया ऑफ द रेड पोर्शन होगा क्या? तो रेड पोर्शन है क्या भाई? सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया होता थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस क्या चाहिए, एरिया ऑफ द पिंक पोर्शन। पिंक पोर्शन है क्या? पिंक पोर्शन एक ट्रायंगल है। अभी कौन सा ट्रायंगल है मेरे को नहीं पता, तो अपन सिंपली क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। क्योंकि ट्रायंगल कैसा है ये मेरे को भी पता नहीं है, तो अपन क्या लिख लेंगे, सिंपली एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी। अब मेरे को चाहिए क्या, थीटा चाहिए। थीटा कौन सा, ये वाला एंगल थीटा चाहिए। ये बताओ थीटा कैसे पता लगेगा? तुम मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल का रेडियस है कितना? तो सर्कल का रेडियस मेरे को गिवन है 1 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए भी 1 सेंटीमीटर, ओ बी भी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? अभी ये जो कॉमन कॉर्ड ए बी था इसका भी लेंथ मेरे को 1 सेंटीमीटर ही गिवन है। तो ए बी जो कॉर्ड है इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये ट्रायंगल कैसा बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें? तो इस ट्रायंगल का तीनों ही साइड इक्वल है। कौन से ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जैसे ही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई उसका एंगल क्या होगा भाई, उसका एंगल 60 डिग्री। तो बताओ तुम मुझे एंगल ऑफ द सेक्टर कितना हो गया? एंगल ऑफ द सेक्टर हो गया 60 डिग्री। सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो मेरे को एंगल ऑफ द सेक्टर तो मिल गया, रेडियस मेरे को पता है। तो बताओ थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई
और रेडियस की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल एओबी, एओबी कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तुम्हें याद होना चाहिए। यहां पर साइड में लिखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है भैया? ए है ट्रायंगल के साइड का लेंथ। तो बताना ये क्या हो जाएगा? √3/4। यहाँ पे साइड का लेंथ क्या है? 1 का स्क्वायर। अब ये निकल कर आ गया अपना एरिया ऑफ द सिंगल साइडेड पोर्शन। अब टोटल एरिया अपने को चाहिए, इस चीज को तुम कैलकुलेट कर लेना। अब अपने को चाहिए क्या? टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा भाई? ऐसे ऐसे 4 साइडेड पोर्शन है, तो इसको तुम 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सिंगल साइडेड पोर्शन। अगर एक सिंगल पोर्शन का एरिया तुम्हें निकल गया तो उसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस कंप्लीट शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो यहां पर अपन शेडेड पोर्शन के एरिया को निकाल कैसे रहे, इस चीज को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है बात। अब कुछ और क्वेश्चंस अपने पास में बच गए हैं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। तो आज के सेशन का अपना टाइमिंग हो चुका है, तो आज के सेशन को अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी जो सेशन 3 होगा अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, उसमें हम लोग इस तरीके के कुछ टफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। टेक केयर और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इत्मीनान से और अच्छे से कंटिन्यू करो।